तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे गुड मॉर्निंग क्यों? तो देखिए, जब भी हम मिलें, जब भी हम आपस में बात करें, चाहे आप मुझे वीडियो के थ्रू देखें, तो हमारी और आपकी क्या है, पहली मुलाकात है। और पहली मुलाकात में पहला ग्रीटिंग क्या करना है हमको? गुड मॉर्निंग करना है। गुड मोर अर्निंग। तो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार। मैं मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस शेयर करने के लिए आपके साथ एक बुक रीडिंग का प्रोग्राम चलाया हुआ है। और इसमें मैंने जो पहली बुक ली है, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी की जी बुक है, लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो आप लोगों ने इस बुक को खरीद लिया होगा और आप लोग भी इसको पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि ये बुक है ही इतनी ज़्यादा अच्छी कि जहाँ पर इस बुक को एक बार पढ़ने के बाद आपको क्या करेगा, इसको बार बार पढ़ने का दिल करेगा। तो इससे पहले के 3 वीडियोज़ में भी मैंने फर्स्ट चैप्टर ही कवर किया है। ओके, तो उसी का आज हम लास्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो के बारे में बात किया था लास्ट में, कि हम लोग अपने बच्चों से कुछ ना कुछ कह ही जाते हैं, डेफिनेटली उनको डांट भी लगाते हैं, जो कि हमारा अधिकार भी है। हम बिल्कुल अच्छी बात है कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारा अधिकार है, तो हम उनको डांट लगा सकते हैं। लेकिन एक मैंने इस बुक में लेख पढ़ा, जो कि लेख है जो कि बहुत सारी मैगजीन्स में छप चुका है, जो कि लगभग हर भाषा में छप चुका है। डेल कार्नेगी कहते हैं, ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप उनकी आलोचना करें, अमेरिकी पत्रकारिता के एक क्लासिक लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें। यह लेख पहली बार पीपल्स होम जर्नल के संपादकीय रूप में छपा था, जो लगभग हर विदेशी भाषा में लगभग छप चुका है, क्योंकि इनकी ये बुक है काफ़ी विदेशी भाषाओं में और काफ़ी विदेशी पत्रों में भी छप चुकी है। और ये जो है, इस लेख को कहते हैं कि आप उसको बार बार पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए। इस लेख का नाम है फादर फॉरगेट्स। आप देख सकते हैं कि मैं इसको जूम कर देता हूं। फादर फॉरगेट्स, हर पिता ये याद रखे। ये लिखा है डब्ल्यू लिविंगस्टोन लार्नेट ने। और ध्यान से पढ़िएगा, मैं अभी पहले पूरा पत्र पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वे यह हैं बेटे, कि मैं आज तुम पर बहुत नाराज़ हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थीं, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। मेज पर तुमने कोहनियाँ भी टिका रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे, तो तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था। तब भी मैंने भ्रुकटी तान कर टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदना पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी। और जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज़्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे
किसी सहमे हुए मृगछौने की तरह तुम्हारी आंखें बता रही थीं कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था कि कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ नहीं कहा, तुम बस भागकर आए, मेरे गले में बाहें डालकर मुझे चूमा और गुड नाइट करके चले गए। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया था जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और फिर तुम सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया। मुझे बहुत गिलानी हुई। यह क्या होता जा रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने की, डांट टपटने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चे के बचपन का मैं यह पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा था। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम इतने प्यारे बच्चे हो, इतने अच्छे और सच्चे। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात से साबित होता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ घुटने टिकाए बैठा हूँ, शर्मिंदा। यह कमज़ोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूँगा तो शायद तुम नहीं समझोगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हारे डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपनी दांतों में दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह कहना सीखूंगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा। तो दोस्तों, कितना इमोशनल लेटर है। आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार दोबारा से रिप्ले, 2 बार रिप्ले, 3 बार रिप्ले करके जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसा लेख बहुत अच्छा। इसमें जो आप देखेंगे, जो बहुत सारी जो बातें इस लेख में कही गई हैं, कि नॉर्मली क्या है कि हम अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा उम्मीद क्या रखते हैं कि जो मैं जिस तरीके से काम करता हूं मेरा बच्चा भी उसी तरीके से काम करे। जो मैं सोचता हूं वही मेरा बच्चा भी सोचे। लेकिन देखिए, हमारे बड़ों में और बच्चों की सोच में बहुत अंतर होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों में कोई छल कपट नहीं होता। बच्चे भगवान की एक प्योर क्रिएशन है। लेकिन उनको ये छल कपट सिखाता कौन है? हम लोग ही सिखाते हैं। हम बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, हम सबके परिवार में ऐसी बातें कही जाती हैं कि जब तुम कमाओगे तो तुमको पता लगेगा, जब तुम ये चीज़ कमाओगे तब तुम कितना खर्च करोगे। इससे क्या होता है? बच्चे का एक बचपन छिन जाता है। आज की डेट में आप देखेंगे कि बच्चों का बचपन तो ऑलरेडी छिन चुका है। कैसे? जो चीज़ हम लोगों को एक्सेस है वही बच्चों के पास भी एक्सेस है। कैसे आप कह सकते हैं? इंटरनेट पर जो चीज़ हम देख सकते हैं वही चीज़ बच्चे भी देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले जो चीज़ हम कुछ बड़ी उम्र में जाके करते थे, बचपन में खेलने का काम, ये सब चीज़ें रहती थी। आज की डेट में क्या है, बच्चों से वो चीज़ें सारी छीन गई हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो समय की कमी है। माँ बाप के पास उतना समय नहीं है कि बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाएँ। पहले क्या होता था, मोस्टली माँ जो होती थी वो घर में होती थी और पिता जो होते थे कमा कर लाते थे, और एक 9 to 5 का काम होता था। बहुत लोग घर में 8-9 बजे तक आ जाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, 12 का ना पता, ना 1 का पता, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, दिन में कोई आ रहा है, रात में कोई जा रहा है। तो मतलब इस तरीके से क्या है, पूरा परिवार छिन्न भिन्न। दूसरी चीज़, अब क्या हो गया है, एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई। पहले क्या होता था, हम सब लोग साथ में होते थे।
मान लीजिए कोई एक नहीं है तो उसको दूसरे परिवार को देख रहा है। तो अब क्या है दूसरी, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों से सारी उम्मीदें अब लगा बैठे हैं कि हमारा बच्चा ये भी करेगा, हमारा बच्चा वो भी करेगा। आज की डेट में तो ऐसा लगता है, यदि आप देखेंगे कि शायद बच्चे को पैदा होते ही वो स्कूल में डाल दें। इतनी सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के ऊपर डाल दी हैं कि बच्चों का बचपन छिन गया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ में रिपोर्ट देख रहा था कि बच्चों को इतना ज़्यादा व्यस्त बना दिया गया है कि उनके पास अपना फुर्सत का टाइम ही नहीं रह गया है। और एक रिसर्च में सामने आया है कि जितना ज़्यादा बच्चे फुर्सत में बैठते हैं वो उतना ही ज़्यादा बच्चे क्रिएटिव हो पाते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या कर दिया है कि पहले ये एक्टिविटी, फिर वो एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी, फिर स्कूल, फिर ये, फिर वो। मतलब बच्चा सुबह 5 बजे से उठ करके रात को 10-11 बजे तक सिर्फ एक्टिविटी में ही लगा हुआ है। उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं है। इसमें गलती किसकी है? बच्चे की नहीं। पहली गलती क्या है? हम लोगों की। क्योंकि हम लोगों ने दुनिया को देखते हुए कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकले, हमने उसकी क्रिएटिविटी ही खत्म कर दी है। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि यदि जब वो बच्चे एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं करते तो हम उनको तरह तरह की डांट लगाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे का एक मानसिक विकास है वो अवरुद्ध होता है। और ऐसा हम सभी लगभग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को थोड़ा लीजर टाइम में खेलने दीजिए। क्योंकि आज की डेट में हम जितना ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, और वो भी सब लोग हम साथ में करें। मैं समझता हूं कि ये करना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, बच्चा है, बच्चे के दिमाग से ही काम करेगा, तो बेहतर है कि हम अपना दिमाग उसके अंदर नहीं घुसाएं। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सफाई की बहुत बड़ी आदत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सफाई करना बहुत गलत काम है, सफाई रखना घर में बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन इससे बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस घर में बच्चे हैं और उस घर में यदि सामान नहीं बिखरा हुआ, तो इसका मतलब एक ही है कि बच्चों से उनका अधिकार छीन लिया गया है, बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है, बच्चों को प्रॉपर डिसिप्लिन्ड कर दिया गया है। तो जिस घर में बच्चे हैं उस घर में सामान तो बिखरना ही चाहिए, उस घर की दीवारें तो खराब होनी ही चाहिए। जिस घर में दीवारें खराब नहीं है, दीवारों पे कोई आकृतियां नहीं बनी हुई, इसका मतलब क्या है कि आपने बच्चों को डांट के वो काम नहीं करने दिया है। कोई बात नहीं, दीवारों को संभालने में थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, लेकिन बच्चों से हम उनकी यदि ये लीजर एक्टिविटी छीनते हैं तो उससे क्या होता है, उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। तो मैं समझता हूं कि अब जिस घर में भी बच्चे होंगे वो सब क्या करेंगे, उनको आसानी से 1 घंटे 2 घंटे उनको लीजर एक्टिविटी जो वो करना चाहें, कोई हमारा इंटरफेरेंस नहीं, कोई बड़ों का इंटरफेरेंस नहीं, जो वो करना चाहते हैं आप उनको करने दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का खुद का मानसिक विकास होगा, बच्चा खुद चीज़ों को सोचेगा, और जब खुद चीज़ों को सोचेगा तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप उसका पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सा डिसीजन उसका अच्छा है, कौन सा डिसीजन उसका खराब है। तो आई होप कि ये हम चीज़ें करेंगे, और आप इसके बारे में मुझे अपने और भी विचार लिख सकते हैं, तो मैं आगे के और वीडियोज़ में मैं आपको इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। और लास्ट में जब अब ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है इस लेटर के बाद, तो हमें इस लास्ट में इस चैप्टर की हम समरी कर लेते हैं। तो डेल कार्नेगी लिखते हैं, लोगों की आलोचना करने की बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब क्या है कि हमें पहले यह समझना चाहिए, यह पता लगाना चाहिए कि जो काम वे करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। ये चीज़ हर किसी व्यक्ति पर लागू होती है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड लेकर के जो व्यक्ति जब मृत्यु को जाता है बूढ़े होने तक, ये जब पैदा होने से लेकर के लास्ट के अंतिम समय तक यह पूरी चीज़ हर किसी पर लागू होती है। क्योंकि उम्र के हिसाब से लोगों की क्या होती हैं, आदतें बदलती हैं।
तो हमें उनकी उम्र के हिसाब से ये पता लगाना है कि यदि ये काम ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, क्या कारण हो सकता है और वो उन्हें क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इसमें सहानुभूति, सहनशक्ति और दयालुता का भी माहौल बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। देखिए, जब कोई आप चीज़ समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा काम क्यों करता है, तो फिर आप क्या होगा, उसके प्रति गुस्सा नहीं दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, उसके प्रति दया दिखाएंगे, उसके प्रति आपके मन में करुणा होगी, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप उसको सही रास्ता दिखाइए। क्योंकि देखिए, इंसान सही रास्ता दिखा सकता है लेकिन उस इंसान का रास्ता कोई देखने को तैयार हो, तो भगवान क्या उसको अंदर से प्रेरणा दें कि वो सही रास्ता देखे। डॉक्टर फिर डेल कार्नेगी लिखते हैं, डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि भगवान खुद आदमी की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भगवान हमारा फैसला कब करेगा कि हमको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, तो उसके लिए तो हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो जब किसी को स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, कैसी उसकी मृत्यु के बाद लाइफ होनी है, जब भगवान भी कब डिसाइड करता है, मृत्यु होने के बाद। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नज़र में देख के डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, उसके बारे में क्या करते हैं, हम धारणा बना लेते हैं। और ये नहीं कि हमारी धारणा फिर वो खत्म हो जाती है। नॉर्मली क्या रहता है, एक बार जिस व्यक्ति के बारे में हमने जैसी धारणा बना ली वो वैसी ही लगभग रहती है। हाँ, उस धारणा में वो खराब होने की गुंजाइश तो है। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में एक अच्छी धारणा बनाई है, तो आप उसके बारे में वो धारणा को बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बनाई हो और आप उसके बारे में अच्छी धारणा बनाने लगे। अच्छी से गलत पे आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गलत धारणा से अच्छी पे जाने के चांस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो देखिए, मैंने एक बात सीखी है कि किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बनाने से पहले आप प्रॉपर सोचिए कि आप उसके बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाने जा रहे हैं। और मैंने एक चीज़ सुना है और इसको मैंने पढ़ा भी है कि यदि आप किसी के व्यक्ति के बारे में धारणा बना रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसको अपने तक ही रखें। उस धारणा को अपने दोस्तों के बीच में या परिवार के बीच में बेहतर है तो कम से कम बताएं, या नहीं बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब आप किसी के बारे में बताते हैं, तो यदि आप सही धारणा बताते हैं किसी के बारे में, तो शायद वो व्यक्ति उस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन यदि आप किसी के बारे में यदि आपने गलत धारणा बना करके किसी को बता दिया तो वो जरूर स्प्रेड हो जाएगी। एक कहावत है ना कि जब तक अच्छाई अपने पैर घर से बाहर रखती है, तब तक बुराई मतलब झूठ दुनिया के 7 चक्कर लगा के आ चुकी होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब तक सच घर से बाहर कदम रखता है तब तक झूठ दुनिया के 7 चक्कर लगा चुका होता है। मतलब क्या है कि गलत धारणा जल्दी बन सकती है, गलत धारणा स्प्रेड जल्दी होती है, फैलती बहुत जल्दी है, एक छूत की बीमारी की तरह से होती है। लेकिन जो सही धारणा होती है उसको बनाने में समय लगता है और वो धीरे धीरे फैलती है। लेकिन एक चीज़ है कि वो जितनी ज़्यादा फैलेगी वो उतना ही ज़्यादा हमारे लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करेगी। तो देखिए, इस चैप्टर की हमारी मेन समरी क्या रही। एक पहला सिद्धांत इस चैप्टर का क्या रहा, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। यदि हमको किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि हम उसको अपने पास तक रखें, उसके साथ बैठ करके हम उस मसले को सुलझा लें, जिससे कि वो बुराई या शिकायत वो किसी दूसरे लोगों के पास ना जा पाए। इसमें दोनों का ही फायदा है। एक बार सुकरात, जो सोक्रेटिस हैं जिसके बारे में हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है, बहुत बड़े महान दार्शनिक यूरोप में हुए हैं, एक बार उनसे किसी व्यक्ति ने बात की। तो सुकरात से बात करने से पहले उन्होंने सुकरात को, वो बता था कोई चीज़, उन्होंने उससे एक क्वेश्चन किया। बोले, जो आप मुझे बात बताने जा रहे हो क्या वो उस बात से मुझे फायदा होगा? वो बोला नहीं।
क्या उस बात से आपको फायदा होगा? बोला नहीं। बोले जिस बात से ना तुमको फायदा है ना मुझको फायदा है, तो ऐसी बातें मुझे बताना ही नहीं। इस बात में बहुत गहराई है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, गॉसिप लगाने के बहाने क्या कर जाते हैं, बस दूसरों की धारणाएं बनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आज की बातें आपको, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगी हो, लेकिन कहते हैं कि कड़वी दवा सबसे अच्छी दवा होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बातों को अपनाएं या करें, लेकिन बातों का चिंतन अवश्य करें कि हम दूसरों के बारे में धारणा बनाने की बजाय एक हकीकत देखें, उसको समझें और एक अच्छी धारणा बनाएं। गलत धारणा हो तो उसको बनाएं ही ना, और उसको हम स्प्रेड ही ना करें। और हम अच्छी धारणा हो तो उसको स्प्रेड करें, अच्छी बातों को स्प्रेड करें और अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छी धारणा फैलाने से एक बात और होता है कि दूसरे लोगों की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि ये व्यक्ति जो भी कहेगा अच्छा कहेगा। इस व्यक्ति के मुंह से जो भी निकली हुई बात होगी वो सच होगी, और वो आपकी बात का क्या करेगा, विश्वास करेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये हम जो दुनिया का पहला सिद्धांत है, जीवन का पहला सिद्धांत है, मानवीय संबंधों का पहला सिद्धांत है, बुराई मत करो, निंदा मत करो और शिकायत मत करो। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ और नमस्कार।